मधुपुर गांव में सागर नाम का एक किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। सागर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था, फसलें उगाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फसलों को बाजार में बेच देता था। बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रहा है। वैद्य जी ने उन्हें समय से दवा लेने को कहा है। बेटा, तुम कोशिश करके थोड़ा सा पैसों का इंतज़ाम करो। हाँ माँ, मैं इस बार ज़्यादा मेहनत करूँगा। मेरे खेत पर फसल ज़्यादा होगा तो उसे बेचकर मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। उन्हीं पैसों से मैं आपका और बाबूजी का अच्छे तरह से इलाज भी कराऊँगा। फिर देखना, आप और बाबूजी पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, काश ऐसा हो। हाँ माँ, अब चिंता मत करो। आप देखना, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा माँ, अब मैं खेत पर चलता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा सुन, एक खाने का डिब्बा लेते जा और समय से खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। सागर अपने माँ से बात करके अपने खेत की ओर चला गया। इस बार कैसे भी करके मुझे ज्यादा फसल उगाने होगा। अगर इस बार फसल खराब हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो फिर से खेती करने का पैसा भी नहीं है मेरे पास। सागर ये सब सोचने के बाद खेत पर बीज बोने लगता है। तभी अचानक सागर के गांव का एक दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रमेश, मैं दोबारा खेत में इन बीजों को लगा रहा हूँ। अरे सागर, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम बीजों को खेत पर लगा रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, इस समय मौसम का कोई भरोसा नहीं। कभी ज्यादा गर्मी तो कभी ज्यादा बारिश। तुम्हें क्या लगता है, इस समय खेती करना ठीक होगा? क्या तुम्हारा फसल उगेगा? अगर खेती ना करूँ तो हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, इस बार मेरा फसल बहुत ज्यादा होगा। सागर ये सब बात कहकर अपना काम फिर शुरू करता है। उस तरफ उसका दोस्त रमेश वहां से चला जाता है। चलो, काम पूरा हो चुका। अब मुझे बहुत भूख भी लगा है। माँ ने मुझे घर पे आते समय खाना दिया था। चलो खा लेता हूँ। जैसे ही सागर हाथ मुंह धोकर भोजन करने गया, उसने देखा कि एक साधु उसकी ओर आ रहे हैं। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो बेटा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस गांव में किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ बेटा। मेरे पास पैसा भी नहीं है जैसे मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है? आप ये खाना खा लीजिए। मेरे पास इससे अलावा और कुछ नहीं है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से ये खाना तुम खाने वाले थे। अगर मैं खाता हूँ तो तुम क्या खाओगे बेटा? हाँ, आपका बात सही है। लेकिन अब मेरा खेत का काम पूरा हो चुका। अब मेरा घर जाने का वक्त हो गया और मैं घर पे जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। सागर वह खाना साधु को खाने के लिए देता है। फिर साधु खाना खाता है और वापस जाते समय साधु सागर को आशीर्वाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटा। आने वाले कठिन समय में तुम डटकर सामना करोगे और साथ ही साथ बहुत उन्नति भी करोगे। साधु सागर को आशीर्वाद देकर अपनी राह पर चल पड़े। सागर उसी दिशा में अपने घर की ओर जाने लगा। सागर, बेटा तू आ गया? हाँ माँ, खेत का काम आज जल्दी पूरा हो गया। इस वजह से मैं चला आया। माँ, घर में कुछ खाना है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, खाना तो नहीं है। तुझे तो पता है इन दिनों कितना हालात खराब है। बहुत मुश्किल से दिन चलता है। और जितना खाना था वो तुझे दे दिया और तेरे बाबूजी को खिलाया। अब खाना तो नहीं है बेटा।
सागर की माँ सागर को बताती है कि घर में खाना नहीं है। उस तरफ सागर बहुत परेशान हो जाता है और वो का ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे कटते हैं। सागर अब दूसरे की जमीन पर काम करता है और साथ ही अपनी जमीन पर भी काम करता है। खुदा के कृपया से फसल तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। सागर ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त रमेश फिर उसके पास आ गया और सागर से कहता है, अरे दोस्त, तेरा फसल तो बहुत अच्छा हुआ है। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही खुल गया। आजकल तू दूसरों के खेत पर काम भी करता है और साथ ही साथ तेरा खेत पर फसल भी ज्यादा हुई इस बार। हमारे खेत में तो फसल हो ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, ये मेरा मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेत में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार का ख्याल कैसे रखूँगा। सागर ये बातें रमेश से कह ही रहा था कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बरसात शुरू हो गई। अरे, बारिश शुरू हो गया। ये तो अच्छी बात है सागर, बारिश हो रही है, ये तो अच्छी बात है। नहीं रमेश, बारिश अगर थोड़ी देर के लिए होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा समय हुआ मेरा सारा फसल खराब हो जाएगा। रमेश ये देखकर बहुत खुश हुआ कि बारिश हो रही थी। तभी रमेश ने सागर से कहा, अच्छा सागर, अब मुझे चलना चाहिए। बारिश ज्यादा होने लगा तो फिर फंस जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखो। रमेश इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सागर ये देखकर बहुत चिंतित हो जाता है कि बारिश हो रही है। वर्षा धीरे धीरे और तेज होने लगता है और सागर की फसलें नष्ट हो रही हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा फसल खराब हो गया। अब क्या होगा। सागर ने इन बातों के बारे में सोचा और दुखी मन से घर आ गया। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मेरा सारा फसल इस बारिश से खराब हो गया। अब मैं क्या करूँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। आज हमारा बुरा समय चल रहा है, कल अच्छे समय आएगा। ये सब नसीब का बात है। सागर अपने फसल के लिए सोच सोच के काफी परेशान था। तभी अचानक उसका मन में एक विचार आया। बाबूजी के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब क्या करूँ। एक काम करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। सागर इस सब बातें सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, कौन हो तुम? महाराज, मैं सागर, इसी गांव में रहने वाला गरीब किसान हूँ। हाँ सागर, बताओ, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? सागर ने राजा को अपने बारे में सब बताया कि कैसे उसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और उसके घर पर उसके पिता और माँ बीमार हैं और वह भोजन के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है। ये सब सागर राजा से कहता है। तब राजा ने सागर की सारी बातें सुनी और उससे कहता है, ठीक है सागर, मैं तुम्हें मेरे महल में काम पर रखूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धोखा देने वाला और झूठा इंसान मुझे पसंद नहीं। ये बात याद रखना। तुम मेरे बगीचे का देखभाल करना। सागर ने राजा के दिए हुए काम से खुश होता है। सागर बगीचे में जाता है और रमेश को वहां काम करते हुए पाता है। अच्छा, ये सागर यहाँ भी काम करने लगा। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। राजा सागर का काम देखकर बहुत पसंद हुआ। दूसरी ओर रमेश ये देखता है और एक योजना बनाता है। अब देख सागर, कैसे मैं तुझे मजा चखाता हूँ। राजा तुझे बहुत भरोसा करते हैं ना। देख अब मैं क्या करता हूँ। रमेश
राजा का खजाना चुरा के सगर के थैला में रख देता है और अपना काम करने लगता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना चोरी हो गया। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हो? महल से खजाना कैसे चोरी हो सकता है? किसने लिया? राजा ये बात कहते हुए महल में काम करने वाले सभी लोग को एक जगह बुलाता है और उनसे कहते हैं, देखो, मैं जानता हूँ मेरा खजाना तुम में से कोई चुराया है। जिसने भी ये काम किया वो चुपचाप से अपनी गलती मान लेगा तो मैं उसे सजा नहीं दूंगा, और अगर रंगे हाथ मैंने उसको पकड़ा तो उसकी खैर नहीं। महाराज, अब सबकी थैली चेक कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा चोर कौन है। महाराज रमेश के बात सुनते हुए सभी का थैला चेक कराया और सगर के थैले से खजाना मिला। महाराज, ये देखिए, सागर के थैले से खजाना मिला। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैं नहीं जानता ये खजाना मेरे झोले में कहाँ से आया। चुप रहो। मैंने तुम्हें गरीब समझते हुए तुम्हारे मदद करना चाहा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैंने पहले ही कहा था, झूठे लोग और धोखा देने वाले मुझे पसंद नहीं। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। देखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। चले जाओ। राजा सगर को महल से निकाल दिया। सगर मायूस होकर जंगल की ओर चला आता है। सागर जिस जंगल की ओर आ रहा था, उस जंगल में एक आदमी और उनकी बच्ची सगर को देखते हैं और दोनों एक दूसरे से कहने लगता है, पिताजी, देखिए ना, वो आदमी कितना दुखी लगता है। हाँ बेटी, तुमने सही कहा। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सागर है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ, क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया। उन्हें गलतफहमी हुई कि मैंने उनका खजाना चुराया है, लेकिन मैंने नहीं ली। मुझे खुद पता नहीं वो खजाने मेरे झोले में कैसे आया, और मेरा फसल भी खराब हो गया। अब मेरा पास ना कोई पैसा है ना कुछ और। मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अरे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? वो लोग ये बात कह रहे थे तभी अचानक एक सांप उस आदमी के बच्ची की तरफ आ रहा था। सगर ने कुछ न सोच के अपने पास रखा एक पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी से सांप को मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। इस अंगूठी को संभाल के रखना, आने वाले दिनों में ये तुम्हारा मदद करेगा। लेकिन इससे क्या होगा? ये अंगूठी मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था, ये अंगूठी जिसके पास रहेगी वो अपने जीवन में बहुत धनवान होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। सगर के जाने के बाद वो आदमी और उनकी बच्ची अचानक गायब हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। इस तरफ रमेश हमेशा राजा के खजाने चुराता रहता है। एक दिन अचानक रमेश पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ कीजिए महाराज, मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगते हुए रमेश ने राजा को सागर के बारे में सच्चाई बताई कि सागर ने चोरी नहीं की थी। सागर को चोर साबित करने के लिए रमेश ने सगर के थैले में खजाना रख दिया था। फिर राजा सगर से मिलने को जाता है। तुम बहुत ईमानदार हो सागर, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मेरी तरफ से ये छोटा सा भेंट तुम्हारे लिए, इसे स्वीकार करो। कोई बात नहीं महाराज, आपके सामने मेरा सच्चाई आ गई, यही बहुत है। मुझे इस पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है सागर, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुशी से पैसे दे रहा हूँ। राजा के बहुत समझाने के बाद सागर पैसे ले लेता है और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल या खतरनाक स्थिति क्यों ना हो, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद के लिए किसी को भेज देगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।